बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक तवील फॉर्मेट, एक लंबा तरीन तारीख का वर्ल्ड कप जो है वो कल रात अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। रात 12 बजे अर्जेंटाइन वर्सेस स्पेन का फाइनल मार्का था, जिसमें स्पेन नब्ज पर काबू रखते हुए ये टाइटल मार्का जीतने में कामयाब हो गया। 1-0 से ये कामयाबी हासिल की और सरप्राइजिंगली देखा जाए अर्जेंटाइन यानी कि मेसी की टीम बिल्कुल मैस क्रिएट करते हुए दिखाई दी। उनकी वो अप्रोच हमें देखने में मिली कि वो वाकई क्या फाइनल मार्का जीतना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कल तो वो गेम ही नज़र नहीं आई हमें वो फुटबॉलर नज़र नहीं आए, हमें वो बड़े नाम उस तरह से नज़र नहीं आए, क्योंकि जो स्पेन के गोलकीपर थे वो सिर्फ वहां बैठकर चाय पीते रहे, फ्राइज खाते रहे, उन तक मौका ही नहीं मिला कि किसी बॉल को वहां पर उन्हें रोकना पड़े। ऑन द अदर हैंड बिजिएस्ट गोलकीपर रहे अर्जेंटीना के, उन्होंने क्या कमाल के सेव्स किए, बहुत सारे ऐसे यकीनी गोल थे जो उनकी वजह से रुक गए, लेकिन उनकी टीम ने उनका साथ नहीं दिया और इस तरह से स्पेन 16 साल के बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। अर्जेंटाइन का ख्वाब जो है वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाला चकनाचूर हो गया। बहरहाल अब बहुत सी यादें लिए एक और लेजेंड जो है वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया, यानी कि लियोनेल मेसी का कुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप। हो सकता है कि अब उसके बाद दोबारा, क्योंकि उनकी एज गालिबन 43-44 हो जाएगी जब तक अगला वर्ल्ड कप आएगा, तो तब तक वो मे बी इसका पार्ट ना रहें और फिर कोई और इनकी जगह ले जाए। लेकिन कल आखिर हुआ क्या, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए, लेकिन कल अचानक से ऐसा दिखने में मिला कि शायद ये पहली दफ़ा टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रही है और फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया कि हाथ पांव फूलते हुए हमें दिखाई दिए तमाम के तमाम। और फुल कप जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद लड़ाई झगड़े वो हमने बहुत ज़्यादा देखे। हमने इससे पहले भी सेमीफाइनल में भी देखा था, ये मामला बना हुआ था। सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हो गया आपके इसको गॉड को, जो जिसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ दी बेस्ट, मानती पूरी दुनिया मानती है जिस तरह से सर्व किया, लेकिन कल ऐसा क्या हो गया कि समझ ही नहीं आई। देखिए, कल जो फुटबॉल का फाइनल हुआ है 2026 के वर्ल्ड कप का, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इतनी लंबी ट्रांसमिशन की है। 104 मैच जो हैं वो इस पूरे इवेंट के अंदर हुए हैं। तो कल जो फाइनल मैच था उसमें अगर आप देखें तो स्पेन और अर्जेंटीना की टीम बदे मुकाबिल थी। मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ तो मुझे मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो मेरी इस बात का बुरा ना मनाएं कि अर्जेंटीना की टीम जो है ना वो बिल्कुल भी ऐसी टीम नहीं थी ऑन पेपर वर्ल्ड कप से पहले कि जिसके बारे में कहा जा रहा हो कि फाइनल खेलेगी। जिन 3-4 टीमों को टॉप में जिनका तस्करा हो रहा था वर्ल्ड कप से पहले, उनमें स्पेन की टीम थी, उनमें फ्रांस की टीम थी, उनमें समहाउ पोर्चुगल की टीम थी। ये वो टीमें थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये टीम जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकती है इस वर्ल्ड कप में। तो अर्जेंटीना के बारे में किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था। अर्जेंटीना की टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से पहुंची है और उसका नाम है लियोनेल आंद्रेस मेसी। इस बात को अगर कोई भी फुटबॉल का फैन डिनाई करता है तो मेरा ये ख्याल है कि वो शायद उनकी अपनी कोई अप्रोच होगी फुटबॉल देखने की। जहां तक हमारा नॉलेज है, मैं ये समझता हूं कि मेसी ने इस वर्ल्ड कप में बिगेस्ट कैरिंग जॉब की है अब किसी भी टीम को कैरी करके यहां तक लाने की। कल के फाइनल की जो बात है, देखें इससे पहले अर्जेंटीना का जिन टीमों से मुकाबला हुआ उनको अगर हम सामने रखें तो उनमें से कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो अपनी शेप के अंदर इतनी कॉम्पैक्ट हो। कोई भी टीम ऐसी नहीं थी जो मैच की तमाम सिचुएशंस के अंदर अपनी टैक्टिकल पोजीशंस को इस तरह से मेंटेन रखने में कामयाब होती। कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिसने अपने मिडफील्ड का जो एक एरिया होता है, जहां पर देखें स्पेन की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे ज़हन में मिडफील्ड आएगा और मिडफील्ड बैटल्स को हमेशा स्पेन की टीम जो है विन करती है। और जब हम डिफेंस करने की बात करते हैं तो हमने देखा था कि इंग्लैंड की टीम एक गोल करने के बाद बिल्कुल उनका जो डिफेंसिव ब्लॉक था वो बिल्कुल लो ब्लॉक पर चला गया, बहुत नीचे जाकर उन्होंने डिफेंडिंग करना शुरू कर दी। स्पेन की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसने हर तरह के सिचुएशन के अंदर, एक तो उन्हें किसी मैच में कमबैक करने की जरूरत पेश नहीं आई है, उन्हें पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक गोल कंसीड किया है। 8 में से 7 मैचेस में उन्हें क्लीन शीट मिली है, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही मैसिव किस्म का ये नंबर है कि 8 मैच आप खेलें वर्ल्ड कप के अंदर और आप उनमें से 7 मैच में क्लीन शीट लेकर आए, जबकि आपके डिफेंस के अंदर एक वो नौजवान है जो पहली बार टीम में आ रहा है और उसको अभी 2 साल पहले होने वाले यूरो कप में स्पेन ने अपनी टीम में सेलेक्ट भी नहीं किया था। और वो नौजवान जो है वो इस वर्ल्ड कप का बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। मैं कुबारसी की बात कर रहा हूं। उनके साथ जो एमरिक लापोर्ट है उनके बारे में भी, मतलब वर्ल्ड कप से पहले मेरा ख्याल है कि एमरिक लापोर्ट और फेरान टोरेस ये 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में शायद बहुत ज्यादा ट्रॉल्स हुए हैं। अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो ये 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई कि इनको आप क्यों वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं। इस बैक लाइन के साथ स्पेन की टीम ने 8 में से 7 मैचेस में क्लीन शीट हासिल की है और मैं ये समझता हूं कि ये सारा का सारा कमाल उनके कोच लुई डी ला फॉन्टे का है, जिन्होंने
स्पेन की टीम के साथ पहले यूरो कप जीता और अब विसेंटे डेल बॉस्के के बाद दूसरे स्पेनिश मैनेजर बन गए हैं जिन्होंने आलमी ट्रॉफी जो है वो स्पेन के लिए उठाई है। तो स्पेन की टीम का कमाल ये रहा कि उन्होंने हर तरह की कंडीशन के अंदर अपनी जो कम्पैक्टनेस थी, जो अपनी उनकी टैक्टिकल पोजीशंस थी, अपने रोल्स के बारे में वो इतने ज्यादा क्लियर थे कि आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नजर नहीं आती उनके। और एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूँ कि जो स्टैट्स, जो टैक्टिक्स के अंदर एक फ्लुएंसी होती है। देखें, हर टीम जो है बदलते हालात के मुताबिक अपने टैक्टिक्स को तब्दील करती है। अर्जेंटीना की टीम के कोच लियोनेल स्कैलोनी की दाद देना इसलिए बनती है कि उन्होंने एक ऐसी टीम को, जो ऑन पेपर बहुत कमजोर टीम थी, वो अपने रिसोर्सेज को उन्हें बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए, वो रिसोर्सेज को बहुत अबव पार नहीं थे, वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो ओपोनेंट टीम थी उनकी खामियां देखी, उनकी खामियों को देखते हुए उन्होंने खास तौर पर जो इंग्लैंड का सेमीफाइनल था, उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक लेकर आए। दूसरी तरफ जो स्पेन की टीम थी, स्पेन की टीम में जो खास बात हमें देखने मिलती है, जो क्लैरिटी ऑफ रोल्स है, उसकी वजह से उन्हें किसी भी मैच में इस किस्म की टैक्टिकल चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि जो मास्टर स्ट्रोक था ला फुएंटे का इस वर्ल्ड कप में, वो ये था कि उन्होंने प्लेयर की प्रोफाइल और प्लेयर का इंप्रेशन, उसने पास्ट में क्या किया है, उसको बिल्कुल खातिर में नहीं लाए। पेड्री को उन्होंने 2 मैच खिलाए, उसके बाद उन्होंने पेड्री की जगह फैबियन रूइज को खिलाना शुरू कर दिया। फेरान टोरेस को उन्होंने पहले मैच में चांस दिया, स्टार्ट कराया कैपो वर्डे के खिलाफ, लेकिन उसके बाद फेरान टोरेस हर मैच में हमें सब्स्टिट्यूट के रोल में नजर आए। उन्होंने ओयारज़ाबाल के ऊपर ट्रस्ट किया। उन्होंने उनाई सिमोन, जो कि स्पेन की टीम में अगर हम देखें तो डेविड राया आर्सेनल के साथ प्रीमियर लीग जीत कर आए थे, उनको एक मैच उन्होंने नहीं खिलाया पूरे वर्ल्ड कप का। उन्होंने अपने उनाई सिमोन के साथ, जो उनका एक बना हुआ है पिछले 3-4 इवेंट्स से, स्पेन की टीम के वो फर्स्ट गोलकीपर हैं। और इसमें से एक और बात ये भी है कि ये तमाम स्पेन के वो प्लेयर हैं जो लुई डी ला फुएंटे के साथ किसी ना किसी लेवल के ऊपर पहले खेले हुए हैं। ला फुएंटे की अगर मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2026 के जो 13 साल हैं, उन्होंने किसी क्लब की कोचिंग नहीं की। इन तमाम 12-13 सालों में उन्होंने स्पेन के ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर, अंडर 17 के ऊपर, अंडर 21 के ऊपर कोचिंग की। और जब वो नेशनल टीम तक पहुंचे तो नेशनल टीम की ऑलमोस्ट सारी 11 वो थी जो उनके साथ किसी ना किसी अंदाज में वहां खेली हुई है। तो जब आप इतने मतलब ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग करने का फायदा ये होता है कि जब आप इतना नीचे से प्लेयर्स का एक पूल ऊपर लेकर आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्लैरिटी वाली बात है, जो रोल्स की क्लैरिटी हमें नजर आती है फील्ड के ऊपर, ये तब जाकर पैदा होती है। ला फुएंटे के हवाले से एक दिलचस्प बात मैं ये और बता दूं, जो कल का मैच था, जो अर्जेंटीना के कोच हैं लियोनेल स्कैलोनी, इन्होंने 2017 में स्पेनिश एफए से अपना मैनेजर का जो कोर्स था, कोचिंग कोर्स, वो कंप्लीट किया। और उस कोचिंग कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर थे वही लुई डी ला फुएंटे हैं, जिनसे कल वो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं। और इस वर्ल्ड कप के फाइनल ने भी ये बताया है कि जो एक लॉन्गर रन होता है किसी भी कोच के लिए, किसी मैनेजर के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी होता है कि एक पूरी जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स तैयार की है ला फुएंटे ने। और स्पेन की जो फुटबॉल फेडरेशन है, रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन, उसकी तारीफ इस बात पर ही बनती है कि उन्होंने पिछले 16 सालों में 2010 में वर्ल्ड कप जीते, 2014 में पहला राउंड बाहर हुए, 2018, 2022 कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, 2018 में रशिया से हार कर ये बाहर हो गए थे नॉकआउट के पहले मैच में, 2022 में फिर दोबारा से इनका कोई जादू नहीं चला, 2026 में ये पहली बार नॉकआउट में पहुंचे और 16 साल के बाद पहली बार ये फाइनल में पहुंचे। इन 16 सालों में बहुत सारे फिलोसफीज दुनिया में आई, इन 16 सालों में बहुत सारे मैनेजर्स आए, बहुत सारी टीम्स आई, लेकिन स्पेन की टीम ने अपनी चाल बिल्कुल नहीं बदली और उन्होंने अपने उसी अंदाज के ऊपर कंसिस्टेंट रहते हुए ये कामयाबी हासिल की। तो यहाँ पर स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन का भी जो क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बात है तो जरा डिस्कस करते हैं लियोनेल मेसी के ओवरऑल करियर को और आज 2026 के वर्ल्ड कप तक जिस तरह से लियोनेल मेसी अपनी टीम को लेकर चलते आए हैं, क्या उनका शानदार माजी रहा, इस पर बात करेंगे। ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मार्के की। स्पेन को कल 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लियोनेल मेसी का ये हो सकता है कि आखिरी वर्ल्ड कप हुआ है। मैं सब वैसे गालिबन 43 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक, तो शायद नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ, उम्मीद यही है। मतलब कहा यह जा रहा है कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। बतौर फुटबॉल फैन जाहिर है कि हमें चाहते हैं कि इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं जिनको देखकर जनरेशन इंस्पायर होती हैं, वो फुटबॉल खेलते रहें। और मेसी जो है वो कल जब अफसुर्दगी के आलम में वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद जा रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी आंखों से निकलने वाला हर आंसू जो है वो उस कौम के नाम खराज था जिस कौम ने 28 साल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतजार किया। और फिर 2022 में मेसी ने 28 साल तक ट्रॉफी का इंतजार किया
और 36 साल तक जो है उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतजार किया। तो मेसी की क़यादत में वर्ल्ड कप तो जीता ही अर्जेंटीना ने, लेकिन 2021 में जो कोपा अमेरिका जीता था अर्जेंटीना ने मेसी की क़यादत में, वो भी 28 साल बाद अर्जेंटीना को मिलने वाली पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। तो उस प्लेयर ने जो 24 जुलाई 1987 को सेंटा फे रोज़ारियो में पैदा हुआ, उसने अपने फुटबॉल का आगाज़ 4 साल की उम्र में किया, लेकिन किसी भी उस वक्त उस प्लेयर को देखने वाले किसी भी फैन ने, किसी भी अर्जेंटीनियन ने ये नहीं सोचा होगा कि जितना एकम्प्लिश्ड करियर वो जो है वो ये प्लेयर गुजारेगा, क्योंकि मेसी को बचपन में एक ऐसी बीमारी डायग्नोज हुई थी कि जिसकी वजह से उनके ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो नहीं बन पा रहे थे। अच्छा। और इस कंडीशन के अंदर उन्होंने अपनी जो क्लब फुटबॉल है उसका आगाज़ किया। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, उन्होंने ना सिर्फ ये कि मेसी का इलाज करवाया, बल्कि उनको जो जूनियर रैंक्स थे वहाँ पर फुटबॉल भी खिलाई। और फिर मेसी एक वक्त आया कि बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की, बार्सिलोना के लिए सबसे मोस्ट प्रोलिफिक प्लेयर बनकर 2018 में उन्होंने कप्तानी भी की बार्सिलोना की। और इंटरनेशनल करियर के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि ये वो इंटरनेशनल करियर था जिसको फॉलो करते हुए आने वाले जो जनरेशन हैं वो फुटबॉल खेला करेंगी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, सबसे ज़्यादा गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं। और रोनाल्डो और मेसी की जो राइवलरी है, जिसको देखकर हमारी जनरेशन इंस्पायर हुई, हमारी जनरेशन जिसको देखकर फुटबॉल न सिर्फ खेलना शुरू किया बल्कि उससे मोहब्बत करना शुरू किया, ये राइवलरी कल जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। और मेरे जैसे बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं जिन्होंने इन दो प्लेयर्स को, रोनाल्डो और मेसी, मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर अब मजीद डिबेट शायद नहीं बनती कि हु इज द ग्रेटेस्ट एवर या कौन जो है वो ज्यादा बेहतर है। पता आपको भी है कि हु इज द रियल गॉड। मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूं और मैं इसको सेलिब्रेट करते हुए ये कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है कि जो हमें इस दुनिया के अंदर बहुत सारे, ज़ाहिर है इसमें टेंशन हैं, बहुत सारे मसाइब हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने में। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें उनसे निकलने का रास्ता फराहम करती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें इंस्पायर करती है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें जिंदा रहने के मौके फराहम करती है। और ये वो लोग होते हैं जो हमें हमारी इस जर्नी में हमें इंस्पायर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल से मोहब्बत की वजूहात में से बहुत बड़ी वजह लियोनेल मेसी थी, जिनकी वजह से मैंने 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को सपोर्ट किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो करियर वो गुजार के जा रहे हैं, ये वो करियर है जिसको एक मिसाली करियर कहा जाएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन के साथ जो है वो अपनी इस बात को मुकम्मल करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच लियोनेल मेसी फॉर गिविंग अस दीज मोमेंट्स। आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन जो आपने फुटबॉल के लिए अचीव किया है वो अनपैरेलल्ड है। नहीं, वो वर्ल्ड कप जीते हुए ऑलरेडी 2022 का उनका ख्वाब पूरा हो गया है। तो ये तो हमें फीलिंग्स जो हैं वो रोनाल्डो के लिए आनी चाहिए। वो बेचारे ने एक पूरा अपना करियर लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रहे। बट ये दोनों की बात की जाए तो ये दी बेस्ट आप इसे कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप गालिबन फ्यूचर में इनके करीब करीब आना भी खासा मुश्किल हो जाएगा जिस तरह की सर्विसेज इन दोनों की हैं। देखिए, जब इतना थ्रेशोल्ड सेट करके जाए तो फिर वो आने वालों को ये बताता है कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप मेहनत करें, अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं, अगर आप फिट रह सकते हैं तो आप कोई भी हाइट अचीव कर सकते हैं। रोनाल्डो और मेसी ने जो नंबर्स फुटबॉल में अचीव किए हैं, ये इनसे पहले अनथिंकेबल थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 1000 गोल करने के करीब है। लियोनेल मेसी 910 गोल उन्होंने किए, 1320 गोल कंट्रीब्यूशन है। और अगर गोल और असिस्ट उनके मिलाकर देखा जाए तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट करने का रिकॉर्ड भी रखते हैं। रोनाल्डो के गोल्स का तज़किरा तो यकीन हमने कई बार किया यहाँ पर, लेकिन लियोनेल मेसी जो है उनकी जो प्ले मेकिंग की सलाहियत है, लियोनेल मेसी हर तरह की कंडीशन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि फुटबॉल की हिस्ट्री में कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपनी टीम के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया हो कि जहां गोल की जरूरत है वहां वो गोल करता है, जहां असिस्ट की जरूरत है वहां वो असिस्ट करता है, जहां कमबैक की जरूरत है वहां वो टीम को मोटिवेट करता है, जहां कप्तानी करने की जरूरत है वहां वो लीड करता है। और कप्तानी का ऐसा फैक्टर है मेसी का, इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि मेसी जो है वो एक अच्छा कप्तान नहीं है, लेकिन मेसी ने इस वर्ल्ड कप में और पिछले वर्ल्ड कप में ये भी प्रूव किया है कि मेसी की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा अंडरमाइन की गई है, उनको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो वर्ल्ड कप है ये उस एरा का इख्तिताम है, और इस एरा के बाद आने वाले जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह किलियन एम्बापे है, अर्लिंग हालैंड है, और बहुत सारे प्लेयर्स अभी इंस्पायर होंगे इन दो बड़े नामों से। तो इन दो बड़े नामों ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, जो थ्रेशोल्ड सेट किया है, उसने लोगों को इसलिए जरूर मोटिवेट किया है कि ये जो नंबर्स हैं इनको अचीव किया जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इतनी इलीट फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं एज एन एथलीट कि 18-20 साल तक ये दोनों प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी और मेसी भी, इन दोनों ने अपनी फिटनेस का वो मयार रखा कि हर तरह के इलीट कंपटीशन के अंदर हमें
यानी ला लीगा में जब ये दोनों खेलते थे उस वक्त सैटरडे और संडे को चूंकि मैच होते हैं तो सैटरडे को रोनाल्डो ने हैट्रिक की होती थी, संडे को मेसी ने हैट्रिक की होती थी, सैटरडे को मेसी ने हैट्रिक की होती थी, संडे को रोनाल्डो ने हैट्रिक की होती थी। तो ये जो एक कंसिस्टेंसी थी इनकी राइवलरी के अंदर, मैं ये समझता हूं कि इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ साथ एक एट्रीब्यूट जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए वो ये थी कि इन दोनों की जो फिटनेस थी वो भी काबिल तकलीद है, और आने वाली जो जनरेशन हैं वो यकीनन इन चीज़ों को अचीव करके वो हाइट्स अचीव कर सकती हैं जो इन दोनों प्लेयर से पहले किसी ने अचीव नहीं की हैं। पहले बहुत बड़ा नाम, 3 वर्ल्ड कप जीते, मैराडोना बहुत बड़ा नाम, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए वर्ल्ड कप जीता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कंसिस्टेंट राइवलरी इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान थी वो इससे पहले फुटबॉल को नसीब नहीं हुई है, और इसके बाद भी अगर फुटबॉल देखना चाहती है कि ऐसे राइवल क्रिएट हों तो जो फिटनेस का लेवल है उसको एलीट लेवल के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। लेट्स सी जी फ्यूचर क्या होता है। 2030 के वर्ल्ड कप में कौन से ऐसे बड़े नाम होते हैं जो पॉलिश होकर 2030 के वर्ल्ड कप तक पहुंचते हैं, और इनका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हुआ। अब ये खेलेंगे फुटबॉल लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह का फुटबॉल नहीं खेला जाएगा। डेफिनेटली वर्ल्ड कप में ये दोबारा ये चेहरे नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक मिसाली वर्ल्ड कप साबित हो रहा है दोनों के लिए, जहाँ पर ये दोनों जो हैं वो बहुत सारे अरमान दिल में लिए इस इंटरनेशनल फुटबॉल को खैरबाद किया गए। होप फॉर दी बेस्ट। नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कौन से ऐसे नाम हमारे सामने आएंगे जो इस लेगेसी को आगे लेकर चलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।